अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर के इस हिस्से में आज हमने पढ़ना है कि नर्व क्या होती है और इम्पल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग, केमिकल मैसेजिंग न्यूरॉन्स के दरमियान क्या होती है। सबसे पहले हमारा जो लेक्चर कल जहाँ ख़त्म हुआ था वहाँ से हमने ऑनवर्ड शुरू करना है। कल हम नर्व के बारे में डिस्कस करना हमारा रह गया था। तो नर्व में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो नर्व के फाइबर्स हैं, जो आपने न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर मेरे साथ पढ़ा है, उसके जो फाइबर्स हैं वो यहाँ एक दूसरे के साथ बंडल बनाकर इकट्ठे रह रहे होते हैं और इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की एक परत होती है। कनेक्टिव टिश्यूज़ की एक फॉर्म है, ये लेयर फॉर्मेशन करती है नर्व के बंडल्स के ऊपर। और इस पूरे स्ट्रक्चर को, स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर को नर्व कहते हैं, जो कि पैगाम रसानी का काम करती है। जब कल हमने लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि किस तरह से स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स फेस के आसपास होती हैं अमूमन ज़्यादा, और स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। तो किस तरह ये हमारी बॉडी के अंदर पूरा जाल बिछाती हैं और पैगाम रसानी का काम करती हैं। यहाँ तक तो आपको, मुझे उम्मीद है कि सारा जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। अब जो लेक्चर का अगला हिस्सा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है साइनेप्स। साइनेप्स किसे कहते हैं? अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो ये जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी दो न्यूरॉन्स जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो इनके दरमियान में जो गैप है छोटा सा और इनका जो मिलाप है वो साइनेप्स है। क्यों साइनेप्स की ज़रूरत पड़ती है? साइनेप्स की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि न्यूरॉन वो ख़ास स्पेसिफिक सेल हैं जो कि पैगाम रसानी करते हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर। तो इनके साइनेप्स करने से पैगाम जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक आगे चला जाता है, और जो पैगाम जाता है उसको हम नर्व इम्पल्स भी कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी कहते हैं। अब यहाँ हमने पढ़ना है कि हाउ साइनेप्स ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक इम्पल्स। एक साइनेप्स में दो न्यूरॉन्स आपस में लिंक्ड होते हैं और दूसरा न्यूरॉन जो है वो फिर आगे तीसरे न्यूरॉन के साथ लिंक्ड होता है। अमूमन न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो एक न्यूरॉन की सेल बॉडी इसमें शामिल होती है और दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट जो है वो इसमें शामिल होती है। अभी हम पिक्चर भी देखेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम पहले बात कर लें कि कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो पार्ट साइनेप्स में इन्वॉल्व होते हैं और केमिकल मैसेजिंग में हेल्प करते हैं। तो वेजिकल बारीक बारीक छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, इनके अंदर एक ख़ास केमिकल मैसेंजर पाया जाता है जिसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी में कई तरह के होते हैं और साइनेप्स में जो छोटा सा माइक्रोस्कोपिक गैप होता है इसे साइनेप्टिक गैप कहते हैं। फिर हर न्यूरॉन के ऊपर ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिनका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर को बाइंड करना, इन्हें रिसेप्टर प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल जो है वो पढ़ा दी। अब मैं आपको एक साइनेप्स दिखाऊंगी और फिर सारी बातें आपको समझाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक न्यूरॉन का जो नर्व फाइबर है, जो नर्व वाला हिस्सा है, ये वो है। इसे सेंसरी न्यूरॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स तक जो है पैगाम रसानी करता है। ये इसकी आपको एंड वाली नॉब्स नज़र आ रही हैं जिन्हें हम कह रहे हैं ब्रांचेस ऑफ वन न्यूरॉन, जो कि अप्लाइड हो रही हैं टुवर्ड्स द सेल बॉडी ऑफ द सेकंड न्यूरॉन। सेकंड न्यूरॉन हमारा ये है। सेकंड न्यूरॉन की सेल बॉडी भी आपको यहाँ नज़र आ रही है, उसका न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है और ये आगे से उसका नर्व फाइबर जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इम्पल्स इस डायरेक्शन से, यानी पीछे वाले न्यूरॉन से जिसका ये हिस्सा है, आ रही है और अगले न्यूरॉन यानी इस वाले न्यूरॉन को मुंतकिल हो रही है और यहाँ से ऑनवर्ड आगे जा रही है। अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ जो पहले न्यूरॉन की जो नॉब्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी के बिल्कुल करीब तर हैं। यहाँ आपको जुड़ी भी महसूस हो रही है, लेकिन कुदरती तौर पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि दोनों के दरमियान में बारीक सा गैप होता है जिसे साइनेप्टिक गैप कहते हैं या साइनेप्स गैप कहते हैं, जो आपने अभी पढ़ा है मेरे साथ। उसके बाद यहाँ मौजूद जो छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं उन्हें वेजिकल्स कहते हैं। ये वेजिकल्स केमिकल मैसेंजर को रिलीज़ करती हैं और केमिकल मैसेंजर को बाइंड करने के लिए इस न्यूरॉन के ऊपर प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं जिनका जिक्र हमने अभी पढ़ा है, और वहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो बाइंड करता है। तो ये आप देख सकते हैं दो न्यूरॉन्स की एग्रीगेशन, जिसे हमने कहा है कि ये साइनेप्स है। अब हम साइनेप्स का जो एक्चुअल प्रोसेस है, जो फिनोमिनॉन है, हम उसको जो है वो डिस्कस कर लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा पहला न्यूरॉन है जिसको हमने अभी ऊपर पढ़ा था, सेंसरी न्यूरॉन। ये हमारा दूसरा न्यूरॉन है। अमूमन दोनों के दरमियान में जो गैप होता है उसको हम साइनेप्टिक गैप कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक गैप है। पिछले डायग्राम में गैप लग नहीं रहा था, नज़र नहीं आ रहा था। इस डायग्राम को उन्होंने आपको एनलार्ज करके दिखाया तो आपको साइनेप्टिक गैप जो है वो नज़र आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा पहला न्यूरॉन है और ये मैसेज को, पैगाम को इस डायरेक्शन से इस तरफ जो है वो आगे ट्रांसमिट कर रहा है, यानी इस न्यूरॉन ने पैगाम को अगले न्यूरॉन तक भेजना है।
तो हमने जो पिछली डायग्राम में 2 न्यूरॉन्स की अरेंजमेंट देखी थी उसी को हम बड़ा करके ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब ये हमारा पहला न्यूरॉन है जिसने पैगाम को आगे भेजना है, मैसेज को आगे कन्वे करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है जो कि सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट, और ये एनर्जी देते हैं। फिर इसके बाद आपको छोटी छोटी ब्लू रंग की थैलियाँ नजर आ रही हैं। ये जो ब्लू रंग की थैलियाँ इन्हें कहते हैं वेजिकल्स। इन वेजिकल्स के अंदर केमिकल मैसेंजर होता है। केमिकल मैसेंजर एक केमिकल है जो कि पैगाम पहुंचाने का काम करता है, इसलिए उसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरो मतलब न्यूरॉन का बना हुआ, न्यूरॉन्स के थ्रू बनने वाला, न्यूरॉन्स के थ्रू आगे जाने वाला, और ट्रांसमीटर का मतलब है जो ट्रांसमिट करेगा पैगाम को, मैसेज को आगे कन्वे करेगा। ये जो वेजिकल्स होती हैं ये यहाँ मेम्ब्रेन पर आकर न्यूरॉन की एज पर आकर अटैच हो जाती हैं, जैसे कि आपको इस वक्त 3 नज़र आ रही हैं, और अपने न्यूरोट्रांसमीटर को गैप के दरम्यान में रिलीज़ कर देती हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ हो गया। उसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन हमने पढ़ा था जिसकी सेल बॉडी आपको पिछली डायग्राम में नज़र आ रही थी, ये उसकी मेम्ब्रेन है। यहाँ इसकी मेम्ब्रेन पर मौजूद ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स प्रोटीन होते हैं। रिसेप्टर क्या कहते हैं, यानी ये क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो किसी केमिकल को, किसी चीज़ को अपने साथ अटैच करके बाइंड कर सकें। ये रिसेप्टर इस न्यूरोट्रांसमीटर को अपने साथ बाइंड करते हैं और सेल के अंदर दाखिल कर देते हैं। इस तरह केमिकल की शक्ल में जो एक न्यूरॉन है उससे पैगाम दूसरे न्यूरॉन तक चला जाता है। ये केमिकल मैसेजिंग है। हमारी बॉडी में मैसेजिंग 2 तरह से होती है, इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग भी होती है और केमिकल मैसेजिंग भी होती है। इस डायग्राम में आपको और आपकी बुक में केमिकल मैसेजिंग आपको बताई गई है। अगर हम इलेक्ट्रिक मैसेजिंग की बात करें, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़रूर बताती रहती हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग है उसमें जो पोटेंशियल होता है यानी आयंस की मूवमेंट होती है वो इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन की तरफ होती है। तो जो पैगाम रसानी है 2 न्यूरॉन्स के दरमियान में वो साइनेप्स पे होती है। ठीक है जी, 2 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, पहले न्यूरॉन में माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि एनर्जी फराहम करेगा, फिर वेजिकल्स होंगी जो कि न्यूरोट्रांसमीटर देगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करेगा गैप ने, और दूसरे न्यूरॉन तक उसके रिसेप्टर्स इसको बाइंड करके अंदर दाखिल कर लेंगे। ये केमिकल मैसेजिंग होगी। अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग में कन्वर्ट करें देखें तो उसमें वेजिकल्स शामिल नहीं होती, लेकिन आयंस की मूवमेंट होती है। आयंस की मूवमेंट इस न्यूरॉन से होते होते अगले न्यूरॉन तक सेम इसी तरह आयंस की मूवमेंट चली जाती है, तो पैगाम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चला जाता है। तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल मैसेजिंग भी होती है और हमारी बॉडी में केमिकल मैसेजिंग भी होती है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, जो लेक्चर का अगला हिस्सा हमने पढ़ना है वो है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ अ रैपिड एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि कोई चेंज लाती है। ये चेंज इंटरनली भी हो सकता है और चेंज बाहर से भी हो सकता है। जो चेंजेस हमारे इर्द गिर्द होते हैं उसे हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है। जो चेंजेस हमारे अंदर होते हैं उनको हम बाज़ दफ़ा हम एज सच फील नहीं कर पाते हैं। इसके खिलाफ जो हमारी बॉडी खुद ब खुद रिएक्शन शो करती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिस्पॉन्स। सो स्टिमुलस इज द चेंज, रिस्पॉन्स इज द रिएक्शन विच आर बॉडीज प्रोड्यूस्ड। इट इज़ ऑटोमेटिक यानी ये खुद ब खुद होता है और इस पूरे प्रोसेस का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। मिसाल के तौर पर अब यहाँ इन्होंने आपको मिसाल दी हुई है आपकी आँख की कि अगर एक पार्टिकल ऑफ फूड जो है वो गलती से जो है वो आपकी विंड पाइप में चला जाता है तो खांसने के दौरान आपकी जो बॉडी है वो कोशिश करती है कि उस खुराक के टुकड़े को विंड पाइप से बाहर निकाला जाए, क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में 2 नालियां हैं। एक है विंड पाइप जिसके थ्रू हवा फेफड़ों तक जाती है, लंग्स तक जाती है, और एक खुराक की नाली है एसोफेगस जिसके ज़रिए खुराक स्टमक तक जाती है। तो अगर खाना खाने के दौरान हमने जल्दबाजी से खाना चबाया या हम बात कर रहे थे तो खाना हलक में विंड पाइप की तरफ जाने लगता है तो आपको फंदा लग जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत तेज़ी से खांसी आना शुरू हो जाती है। तो ये एक रिफ्लेक्स होता है और इस रिफ्लेक्स की वजह से खाना वापस विंड पाइप की तरफ से जो जा रहा होता है उसको निकाला जाता है, उसको रोका जाता है ताकि सांस ब्लॉक ना हो जाए। इसी तरह जब कोई चीज़ गर्म आपकी उंगली पर टच होती है तो आप फ़ौरन से हाथ हटा लेते हैं। आपकी उंगली में मौजूद जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इस गर्माइश को, वो इस टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं। आपके ब्रेन तक न्यूरॉन्स पैगाम लेकर जाते हैं और बताते हैं कि गर्माइश की वजह से नुकसान हो सकता है।
तो आपका जो ब्रेन होता है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके बाजू के मसल्स को पैगाम पहुंचाता है और ऑर्डर ये देता है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करें और बाजू को फ़ौरन उस हार्मफुल जगह से हटा लें। इस तरह रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एक एक्शन क्रिएट करती है जिसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्क के नतीजे में होने वाला एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। एक्चुअली ये आपका रिएक्शन होता है और इस रिएक्शन को आप रिस्पॉन्स कहते हैं। ये रिएक्शन जो है ये स्टिमुलस की वजह से होता है। स्टिमुलस कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जो आपकी बॉडी में चेंज ला रही है। ये एक्सटर्नल भी हो सकता है जो आपके एनवायरनमेंट में होगा, ये आपकी बॉडी के अंदर भी होगा, तो तब हम इसे कहेंगे कि ये इंटरनल एनवायरनमेंट में होने वाला चेंज है। तो ये ऑटोमेटिक होता है। इसी तरह आपको इन्होंने आँख की मिसाल दी है कि अगर डस्ट पार्टिकल अगर आपकी आँख में चला जाए तो आप तेज़ी से आँख झपकने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइज, और आप उसको रोक नहीं पा रहे होते हैं। तो फिर आप आँखों को अच्छे तरीके से मलते हैं, आँखों को धोते हैं, तो वो जो गंदगी होती है, वो डस्ट पार्टिकल होती है, वो आपकी आँख से निकल जाती है। तो उस वक्त ब्लिंकिंग क्यों हो रही होती है? क्योंकि मज़ीद डस्ट पार्टिकल आपकी जो आई है उसको और कॉर्निया को डैमेज ना कर दें। इस चीज़ को रोकने के लिए आपकी बॉडी जो है वो रिएक्शन जो है वो दिखाती है, जिसके नतीजे में आप जो है वो अपने आप को किसी चीज़ से बचा लेते हैं और आपकी प्यूपिल जो है वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो नर्वस सिस्टम ऐसे कई तरह के जो रिस्पॉन्सेज है वो पैदा करता है, ऐसे कई तरह के रिफ्लेक्स आर्क्स में इन्वॉल्व होता है और आपकी बॉडी को जो सडन चेंजेस होते हैं उनके साथ जो है वो आपकी बॉडी को एडजस्ट करता है। नी जर्क एक और रिफ्लेक्स आर्क है। अगर आप आराम से बैठे हुए हैं और आप अपने घुटने के ऊपर थोड़ा सा पुश करते हैं, मारते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी जो टांग है वो आगे की तरफ मूव करती है। इस चीज़ को कहते हैं नी जर्क। तो नी जर्क भी रिफ्लेक्स एक्शन की एक किस्म है। इसी तरह उंगली के ऊपर पिन का चुभ जाना, किसी चीज़ का चुभ जाना और आपका उस चीज़ को देखे बगैर फ़ौरन से हाथ हटा लेना, ये भी जो है ये रिफ्लेक्स की एक किस्म है। तो रिफ्लेक्सेस जो है ये सडन चेंजेस में होने वाले प्रोसेसेस को इन्वॉल्व करता है, रिएक्शन को इन्वॉल्व करता है, जिसकी वजह से हम अपनी सडन चेंजेस को जो है उसके मुताबिक अपने आप का बचाव कर लेते हैं। अब नी जर्क की इन्होंने आपको डेफिनेशन दी है, ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी टांग की सारी बोन्स हैं, ये पैर की बोन्स हैं, ये जो आपकी टांग के निचले हिस्से में हड्डी होती है इसे टिबिया कहते हैं। टिबिया के साथ एक बारीक हड्डी और होती है उसे फिब्यूला कहते हैं, जो यहाँ पर लेबल नहीं की गई। उसके बाद जो टांग में थाई रीजन के पास जो हड्डी होती है सबसे बड़ी, इसे कहते हैं फीमर। यहाँ फीमर के साथ आप देख सकते हैं कि मसल अटैच्ड है और इन मसल्स के साथ ब्लू रंग में आपको नर्व फाइबर्स दिखाए गए हैं। ये अल्टीमेटली कनेक्ट होते हैं आपके अपर एब्डोमिनल रीजन के पास, जहाँ पर आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो गुजर रहा होता है। तो वहाँ से पैगाम जाता है। अगर आप यहाँ नी कैप पर यहाँ पर टैप करते हैं, ज़ोर से मारते हैं, तो आपका जो पाँव होता है वो आगे की तरफ मूव करता है इस नुकसान से बचने के लिए। ये जो मसल आप देख सकते हैं कि यहाँ टांग पर अटैच है, इसे लेग्स एक्सटेंसर मसल भी कहते हैं। तो जो नी को मारने की वजह से जो आगे की तरफ झटका लगता है इसे कहते हैं नी जर्क, और ये एक रिफ्लेक्स है जो यहाँ पर टैप करने के नतीजे में बनता है। तो उम्मीद है कि लेक्चर के इस हिस्से में हमने जो डिस्कस किया है टॉपिक नर्व का, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया साइनेप्स का और रिफ्लेक्स आर्क का, वो अभी तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डायग्राम का यहाँ जो हिस्सा है लास्ट, इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस आया, जो कि इस केस में नी के कैप के ऊपर आपने टैपिंग की थी, अपने आप को मारा था, उसकी वजह से है। यहाँ आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि टैपिंग हुई है, किसी चीज़ ने नी के ऊपर जो है वो इफेक्ट पैदा किया है। ये पैगाम भेजते हैं ब्रेन को सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। सेंसरी न्यूरॉन पैगाम जो है वो लेकर जाता है स्पाइनल कॉर्ड तक, जो कि आपका कोऑर्डिनेटर है ब्रेन के साथ, और फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पैगाम भेजता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू और आपके मसल को, लेग के मसल को, जिसे हम एक्सटेंसर मसल कह रहे हैं, वहाँ पैगाम भेजता है कि जनाब जर्क किया जाए और फॉरवर्ड जो है वो मूवमेंट की जाए, जिसकी वजह से नी जर्क जो है वो आपको फील होता है। तो यहाँ तक आप अपने लेक्चर्स को तैयार करें, अपना फीडबैक दें। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो है वो लिख सकते हैं। लेक्चर के अगले हिस्सों में मैं आपको ये चैप्टर कंप्लीट भी कराऊंगी और आपके सवालों का जवाब भी दूँगी।